नमस्कार मित्रांनो, आज आपण व्हिडिओ बघणार आहोत देशाचे महामहिम राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद यांचा। रामनाथजी कोविंद हे या ठिकाणी मध्य प्रदेशातल्या दामोह येथे मध्य प्रदेशाच्या राज्यस्तरीय आदिवासी किंवा जनजाती महासंमेलनासाठी तेथे हजर होते। त्या ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी हजेरी लावली आणि स्वतःहून या ठिकाणी बोलवलं। तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी, तिथल्या मंत्र्यांनी आणि तिथल्या जनतेने त्याबद्दल त्यांचे आभार मानत आहेत आणि त्यांनी काय बोलले हे ऐका। प्रहरी और रक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाया है। विभिन्न जनजातीय समुदायों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में गौरवशाली योगदान दिया है। हमारे वे जनजातीय शहीद केवल स्थानीय रूप से ही नहीं पूजे जाते हैं, बल्कि पूरे देश में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथाओं को संरक्षित करने एवं आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा में भी एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम देखें कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी आपके मध्य प्रदेश में है। अतः मध्य प्रदेश में आयोजित ये जनजातीय सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस सम्मेलन में कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास के पोर्टल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। ऐसे विशेष प्रयासों के बल पर जनजातीय युवाओं को टेक्नोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। जनजातीय समुदायों के तीज त्योहार और मेले इतने आकर्षक होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के कार्यक्रमों में हमारी समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। मैं सभी आयोजकों व कलाकारों को भी बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, हम सबको ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का कल्याण तथा विकास पूरे देश के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जब तक देश के आदिवासी लोगों का और समाज का सबसे कमजोर वर्ग का विकास नहीं होगा, तब तक पूरे देश के विकास को मैं अधूरा कहूंगा। और देश का विकास पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब तक देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, तब तक देश को समृद्धशाली और विकसित देश नहीं कहा जा सकता। ये हम सब जानते हैं। इसीलिए इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि इस प्रकार के न केवल सम्मेलन बल्कि जनजातियों का एक समुदाय वर्ग का एकत्रीकरण के कार्यक्रम वर्ष में हम 3 दिन तक लगातार इस क्षेत्र में चलाएंगे। देवी और सज्जनों, ये हम सब मध्य प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो अपने लंबे और प्रभावशाली जनसेवा के अनुभव के बल पर राज्य का कुशल मार्गदर्शन कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समग्र विकास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी और राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। आज भूमि पूजन द्वारा जिन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है तथा जिनका लोकार्पण किया गया है, उनके कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे।
साथ ही जनजातीय समुदायों की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रहलाद सिंह जी और मुख्यमंत्री जी, आप इस दिशा में प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इस क्षेत्र के समग्र विकास को बल प्रदान करने वाली इन योजनाओं के लिए मैं केंद्र सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और हमारे दूसरे राज्य मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, मैं सभी की सराहना करता हूं। प्रहलाद सिंह जी के मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 नए मंडलों का सृजन किया गया है। इन नए मंडलों में जबलपुर मंडल भी शामिल है, जिसका आज ही शुभारंभ हुआ है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब भारत की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने तथा संवर्धित करने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आप सब चंबल व मालवा सहित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की सांस्कृतिक विरासत को विशेष पहचान दिलाने में भी अवश्य कामयाब होंगे। देवी और सज्जनों, आज जो यहाँ जनजाति सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे जनजाति भाई और बहन उपस्थित हैं, इन सब से हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जनजातीय समुदायों में एकता मूलक समाज को बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया जाता है। उनमें स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होता। इसलिए जनजातीय आबादी में हम सबने देखा होगा, स्त्री और पुरुष अनुपात सामान्य आबादी से बेहतर है। जनजातीय समुदायों में व्यक्ति के स्थान पर समूह को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी जीवन शैली में प्रकृति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आदिवासी जीवन संस्कृति में सहजता होती है तथा परिश्रम का सम्मान होता है। यदि आपको मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो आपको जनजातीय समुदायों के जीवन मूल्यों को अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास करना होगा। जनजातीय समुदायों में परंपरागत ज्ञान का अक्षय भंडार संचित है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। उसमें जो बैगा समुदाय के लोग परंपरागत औषधियों व चिकित्सा के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। प्रायः वे असाध्य रोगों का अचूक इलाज भी करते हैं। परंपरागत आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण एवं निर्माण की योजनाओं में जनजातीय समुदायों की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। आज मेड इन इंडिया के साथ साथ हैंडमेड इन इंडिया को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया जा रहा है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में हमारे जनजाति भाई बहन अद्भुत कौशल के धनी हैं। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उनके हस्तशिल्प के उत्पादों को अच्छी कीमत और व्यापक स्तर पर बाजार मिल सके। जनजातियों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रसारित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जबलपुर में स्थापित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, अमरकंटक में स्थित राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थान जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर पर उपयोगी अध्ययन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अध्ययनों का लाभ पूरे देश को मिलेगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। इसलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। सन 2017 में मुझे याद आता है कि अमरकंटक में स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था
और मुझे उन उत्साही व प्रतिभावान विद्यार्थियों से मिलकर बहुत खुशी हुई थी और संयोग से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी उसमें मार्गदर्शन मिला था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मध्य प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जनजातीय छात्राओं में साक्षरता और शिक्षा के प्रसार के लिए मध्य प्रदेश में कन्या शिक्षा परिसरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा इस योजना के तहत रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारी जनजाति बहनों और बेटियों को ऐसी योजनाएं से मदद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमारे जनजाति भाई बहनों को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का लाभ मिले और साथ ही उनकी जनजाति पहचान व अस्मिता भी अपने सहज रूप में बनी रहे। देवी और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं पूरे विश्व में कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व की सभी महिलाओं के महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होने का दिन है। आज से लगभग 450 वर्ष पहले रानी दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में महिला शक्ति का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज उस महान वीरांगना की स्मृति को नमन करते हुए मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर सभी बहनों और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। तर आपण ऐकलं राष्ट्रपती महोदयांनी काय काय म्हटले, काय काय नाही, सगळ्या गोष्टी ऐकल्या. आपल्या इथं ही काही आदिवासी अखिल भारतीय कोळी समाज संघटनेचे कांतीभाई कोळी हे अध्यक्ष असताना महाराष्ट्राचे, देशाचे अखिल भारतीय कोळी समाज संघटनेचे अध्यक्ष रामनाथजी कोविंद जे सध्या महामहिम राष्ट्रपती आहेत ते होते. पण जाऊन राष्ट्रपती झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या अखिल भारतीय कोळी समाज संघटनेने राज्य शाखेने जाऊन त्यांचं या ठिकाणी फक्त अभिनंदन केलं. पण महाराष्ट्रातील विस्तारित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या कोळ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अद्यापी, आता राष्ट्रपती होऊन त्यांना बरेच दिवस झाले, अद्यापी काही प्रयत्न केला नाही. तर असा काही प्रयत्न करता येतो का हे कोणाच्या मनात सुधार नाही. जनजातीय त्यांना आमंत्रण देणं, त्यांचा एक कार्यक्रम घेणं, त्यांच्या निवेदन दिले, निवेदन काय तिथं जायचं, निवेदन द्यायचं, एक फोटो टाकायची, स्वतःचा मोठेपणा करायचा, फक्त समाजासाठी काय नाही. कारण एवढं करण्यासाठी जे कष्ट करावं लागतात, जे त्याग करावं लागतं, जे झिजवावं लागतं ध्येय, ते करण्याची कोणाची हिंमत नाही. फक्त जाऊन या ठिकाणी युगो, प्रतिष्ठा आणि स्वतःचं मूल्य वाढवणं एवढंच या ठिकाणी काम आपल्या लोकांना महाराष्ट्रात जमतं आहे. त्याच्यामुळंच या ठिकाणी महाराष्ट्रातला विस्तारित क्षेत्रातल्या आदिवासी कोळी समाजाचा या ठिकाणी जो प्रश्न आहे तो असाच प्रलंबित राहणार आहे. आणि काही लोक असंच या ठिकाणी, काही लोकांवर अन्याय होणार आहे, काही लोक या ठिकाणी तुपासंगत, काही लोक उपाशी, काही तुपाशी आणि काही उपाशी असं या ठिकाणी जगणार आहेत. असो, या ठिकाणी काही बोध घेता येत असेल